सर्किट एनालिसिस के लेक्चर नंबर 9 में आज हम कुछ जाल प्रमेय का अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ पैरामीटर्स का अध्ययन किया था, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर। चैप्टर के शुरुआत में हमने जब कुछ डेफिनेशंस को ली थी तो उस समय हमने किरचॉफ के नियम पढ़े थे और उन किरचॉफ के नियमों की सहायता से हमें यदि किसी नेटवर्क के संधि बिंदु पर पोटेंशियल ज्ञात करना हो, किसी नेटवर्क की ब्रांच में करंट निकालनी हो, किन्हीं दो संधि बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो या किसी लूप में करंट निकालनी हो, तो ये सब ज्ञात करने के लिए हमने किरचॉफ के नियमों पर आधारित दो मेथड को यूज में लिया था। एक मेथड था संधि या नोड मेथड और सेकंड मेथड था लूप या पास विधि। उन दोनों मेथड के द्वारा हम इन क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कई बार नेटवर्क इतना जटिल होता है कि उस नेटवर्क में, उस जाल में हमें यदि किसी संधि बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है, किन्हीं दो संधि बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या किसी ब्रांच एलिमेंट में हमें करंट निकालनी है या किसी लूप में फ्लो होने वाली करंट निकालनी है, तो ये सब ज्ञात करने के लिए जो दो मेथड हमने पहले पढ़े हैं, संधि और नोड मेथड या लूप या पास विधि, उनके द्वारा ज्ञात करना मुश्किल होता है। तो उस कार्य को सरल बनाने के लिए कि जब उन दोनों मेथड से किसी ब्रांच में करंट निकालना या किसी संधि बिंदु पर पोटेंशियल ज्ञात करना संभव न हो, मुश्किल हो, तो उस समय फिर हम कुछ नेटवर्क थ्योरम्स को काम में लेते हैं। यहाँ पर 3-4 थ्योरम्स आएंगी और उनमें से प्रमुख जो थ्योरम्स हैं उनमें सबसे पहली जो है वो है अध्यारोपण प्रमेय। अब ये अध्यारोपण प्रमेय क्या कह रही है, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ हमने एक सर्किट बनाया है, ये जो इस सर्किट में हमने 3 ब्रांच, 3 इम्पीडेंस, 3 एलिमेंट लिए हैं और वो है Z1, Z2 और Z3। और इस सर्किट में, नेटवर्क में 2 लूप है निर्धारित कर रखे अपने, और उन दोनों लूप में एक में तो लगा हुआ है विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे में लगा हुआ है विद्युत वाहक बल E2। अब अध्यारोपण की प्रमेय क्या कहती है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में, ये रैखिक प्रतिबाधा यहाँ पर 3 ली है अपने, Z1, Z2 और Z3। रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में 2 या 2 से अधिक वोल्टता स्रोत जुड़े हों, या 2 वोल्टता स्रोत जुड़े हुए हैं E1 और E2, तो उसके किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान, कोई भी अवयव ले लो, चाहे Z1 ले लो, चाहे Z2 ले लो और चाहे Z3 ले लो, तो उसके किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होगा जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है। लेकिन कंडीशन लागू क्या है, जबकि दूसरे जनित्र को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। वापस समझा रहा हूँ, हमें इस नेटवर्क के किसी भी एलिमेंट, चाहे Z1 हो, चाहे Z2 हो, चाहे Z3 हो, उसके किसी भी एलिमेंट से प्रवाहित धारा का मान प्रत्येक जनित्र के कारण फ्लो होने वाली धाराओं के योग के तुल्य होगा। लेकिन कंडीशन रखी है जबकि दूसरे जनित्र को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया। कहने का मतलब है कि यदि हमें Z1 से फ्लो होने वाली करंट निकालनी है, किस वजह से, कि वोल्टता स्रोत E1 के कारण कितनी फ्लो हो रही है,
तो उस समय हमें स्रोत E2 को हटाना होगा। हटा करके उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करना होगा। सेकंड, जब हमें इसी एलिमेंट में फ्लो होने वाली करंट निकालनी है, किस वजह से कि दूसरे लूप में ये जो वोल्टता स्रोत E2 लगा है इसकी वजह से, तो उस समय प्रथम लूप का जो वोल्टता स्रोत है, विद्युत जनित्र है, उसको हम हटा देंगे और हटा करके उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे या उसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ देंगे। तो उस स्थिति में धारा कितनी कितनी फ्लो होती है, उन धाराओं का योग कर दें तो वो योग इन दोनों जनित्रों के कारण कितनी करंट फ्लो हो रही है उसके बराबर होगा। यहाँ पर हमने जटिल जाल में, जटिल परिपथ में दो जनित्र है जिनकी वोल्टता E1 और E2 है के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जा रही है। मान लेते हैं कि इस परिपथ में दो लूप हैं जिनमें करंट I1 व करंट I2 प्रवाहित हो रही है। अब हम पहले इसे करते हैं कि ब्रांच Z1 में फ्लो होने वाली करंट I1 का मान ज्ञात कर लेते हैं और उस करंट I1 का मान ज्ञात करने के लिए हम किरचॉफ के नियमों को काम में लेंगे जैसे पहले लिए थे। तो उसके लिए पहले प्रथम लूप में किरचॉफ का नियम लगा दो और फिर दूसरे लूप में किरचॉफ का नियम लगा दो और फिर लूप या पास विधि से जैसे हमने करंट निकाली थी वैसे हम करंट निकाल लेंगे। तो जब प्रथम लूप में हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो प्रथम लूप में किरचॉफ का नियम लगाने पर हमारे पास इक्वेशन आती है, इक्वेशन फर्स्ट। कैसे लगाया, कैसे आई, ये हम पहले के लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो E1 इज इक्वल टू वैल्यू आती है I1 Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3। और इसी प्रकार से जब हम सेकंड लूप में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं तो दूसरा नियम लगाने पर हमें इक्वेशन मिलती है सेकंड और वो वैल्यू है E2 इज इक्वल टू I2 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3। अर्थात प्रथम लूप में किरचॉफ का नियम लगाने पर हमें ये इक्वेशन फर्स्ट मिलती है और सेकंड लूप में किरचॉफ का नियम लगाने पर हमें इक्वेशन सेकंड मिलती है। जब इन दोनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में अपने को आती है इक्वेशन ये वाली। अब हमें Z1 से फ्लो होने वाली करंट I1 की वैल्यू निकालनी है और उस I1 की वैल्यू निकालने के लिए जैसे अपने लूप मेथड में काम में लिया था फॉर्मूला, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेंगे कि I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z। अब डेल्टा 1 क्या है? डेल्टा 1 है जो इम्पीडेंस मैट्रिक्स थी उसकी सारणी की वैल्यू है, लेकिन कब? जबकि इसके प्रथम कॉलम को हम इस कॉलम से प्रतिस्थापित कर दें। कब? जबकि करंट I1 का मान निकालना है। I2 का मान निकालते हैं तो फिर सेकंड कॉलम को हम प्रतिस्थापित करते हैं इस कॉलम के द्वारा, लेकिन यहाँ तो हम सिर्फ I1 का मान निकाल रहे हैं। तो I1 का मान निकालने के लिए हम इस प्रथम कॉलम को प्रतिस्थापित करेंगे इस कॉलम के द्वारा और उसकी सारणी का मान निकालेंगे। तो वो वैल्यू आती है देखो ये वाली अपॉन डेल्टा Z। डेल्टा Z जो है वो डेल्टा Z है अपनी जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, कंप्लीट प्रतिबाधा मैट्रिक्स, उस प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सारणी का मान, इस मैट्रिक्स की सारणी का मान वो ये है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन थर्ड मिलती है ये वाली कि जब दोनों ही लूप में वोल्टता स्रोत लगे हों तो उस स्थिति में Z1 से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू ये है। वापस बैक जाता हूँ, हमने स्टेटमेंट क्या दिया था थ्योरम से पहले कि जब भी
किसी जटिल जाल में किरचॉफ के नियमों की सहायता से संधि बिंदुओं पर वोल्टता व विभिन्न शाखाओं में धारा का मान ज्ञात करना संभव न हो तो उस समय हम जाल प्रमेय काम में लेते हैं या जाल प्रमेय उपयोगी रहती है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि हमने जो नेटवर्क बनाया है उस नेटवर्क में तो हम किरचॉफ के नियम लगा करके करंट की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, तो फिर जाल प्रमेय की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो यहाँ पर जो हमने नेटवर्क लिया है वो इतना सिंपल नेटवर्क लिया है कि उसमें हम किरचॉफ के नियमों को भी लगा सकें, लेकिन वो इसलिए लिया है कि हमने जो अध्यारोपण प्रमेय में स्टेटमेंट दिया है उसको प्रूव करना पे कि जो स्टेटमेंट हमने दिया है वो स्टेटमेंट सही साबित होता है या नहीं। तो उसके लिए हमने बिल्कुल सिंपल सर्किट बनाया है और उस सिंपल सर्किट में किरचॉफ के नियम की सहायता से भी हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वो करंट की वैल्यू हमने जो स्टेटमेंट दिया है अध्यारोपण प्रमेय का उसके अनुसार वो स्टेटमेंट सही है या नहीं, उसको प्रूव करने के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले केवल प्रथम लूप में वोल्टता स्रोत E1 रखेंगे और दूसरे लूप का जो वोल्टता स्रोत है उसको हम उसकी जगह से हटा देंगे। तो उस स्थिति में कि प्रथम लूप के वोल्टता स्रोत E1 के कारण Z1 से कितनी करंट फ्लो हो रही है उसका मान निकालेंगे। और उसका मान निकालने के लिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ हमने देखो सिर्फ एक ही वोल्टता स्रोत काम में लिया है और वो वोल्टता स्रोत है E1। दूसरा वोल्टता स्रोत जो था उस वोल्टता स्रोत को हमने देखो यहाँ से हटा दिया, डायरेक्ट जोड़ दिया। इम्पीडेंस तीनों अपनी जगह है। अब इस वोल्टता स्रोत के कारण Z1 से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमने ली है I1 डैश, I1 के ऊपर डैश लगा रखा है। अब हमें इस करंट I1 डैश का मान निकालना है। तो इस करंट I1 डैश का मान निकालने के लिए हम इस सर्किट को थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं। और ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ पर इम्पीडेंस Z2 और Z3 आपस में समांतर क्रम में है और आपस में समांतर क्रम में होने से इसका जो परिपथ बनेगा वो ये बनेगा। दोनों इम्पीडेंस का समांतर क्रम में जो परिणामी प्रतिबाधा आएगी वो है Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। Z1 की जगह Z1 है, वोल्टता स्रोत E1 की जगह वोल्टता स्रोत E1। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों इम्पीडेंस Z1 और ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में प्रतिबाधाएं जुड़ जाती हैं। उस स्थिति में अगर हम इस सर्किट से बहने वाली करंट की वैल्यू निकालें तो वो करंट है I1 डैश। ध्यान रहे श्रेणी क्रम में जब कोई दो प्रतिबाधाएं जुड़ी हो तो उनमें बहने वाली करंट की वैल्यू सदैव कांस्टेंट रहती है। जितनी करंट Z1 से फ्लो होगी उतनी ही करंट इस इम्पीडेंस से भी फ्लो होगी। हमें तो सिर्फ Z1 से बहने वाली करंट की वैल्यू निकालनी है और उसकी वैल्यू कितनी थी I1 डैश, जो कि इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है। तो उस करंट की वैल्यू आएगी I1 डैश इज इक्वल टू वोल्टेज E1 अपॉन टोटल इम्पीडेंस, ये जो है सोल्व करने पर इक्वेशन आती है अपने पास फोर्थ। तो ये इक्वेशन फोर्थ कब आई, जबकि हमने सेकेंड लूप में लगे हुए वोल्टता स्रोत E2 को लघुपतित कर दिया या उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया। उस स्थिति में प्रथम लूप में लगे हुए वोल्टता स्रोत E1 के कारण Z1 से फ्लो होने वाली करंट I1 डैश का मान निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि प्रथम लूप में जो वोल्टता स्रोत लगा हुआ था उसको लघुपतित कर दो या उसे उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दो।
तो यहाँ देखिए इसको सीधा लघुपतित कर दिया, हटा दिया, और सेकंड लूप में हमने वोल्टता स्रोत E2 को लिया। अब इस सेकंड लूप में वोल्टता स्रोत E2 के कारण बहने वाली करंट जो है वो ले लेते हैं कि I2 डैश है, और वो I2 डैश इस संधि बिंदु A पर आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट तो वो जो कि Z3 से फ्लो हो रहा है, वो I3 है, और दूसरा पार्ट वो जो कि Z1 से फ्लो हो रहा है, उसको हमने I1 डबल डैश मान लिया। हमें तो वैल्यू निकालनी है कि Z1 से कितनी करंट फ्लो हो रही है, और अगर Z1 से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमें निकालनी है तो ध्यान रखिए कि इस प्रतिबाधा Z1 से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पहले वो निकालना पड़ेगा। और हमने ये मान रखा है कि इसके एक सिरे पर पोटेंशियल जो ए बिंदु से लिखा है वो माना है हमने EA, और दूसरा सिरा जो है ये वाला, ये डायरेक्ट सेल के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट है जिसको हम जीरो पोटेंशियल पर मानते हैं। तो डिफरेंस आ गया EA माइनस जीरो। करंट की वैल्यू निकालनी है तो अपॉन Z1। तो हमें पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस EA की कि संधि बिंदु A पर कितना पोटेंशियल है, और संधि बिंदु A पर पोटेंशियल निकालने के लिए पहले हमने किरचॉफ के नियमों पर आधारित कौन से नियम को काम में लिया था, या कौन से मेथड को काम में लिया था, संधि या नोड मेथड। उस मेथड को या फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले संधि बिंदु A पर किरचॉफ का धारा नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली व निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये I2 डैश है, I2 डैश संधि बिंदु A पर मिल रही है, और दो धाराएं कौन सी है, एक तो I3 और एक I1 डबल डैश या डबल प्राइम जो भी आप बोलो, ये दोनों संधि बिंदु A से निकल रही है, तो इनको हम नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर लिख रहे हैं। इन तीनों का योग कितना होगा, 0 होना चाहिए। अब I2 डैश का मान निकालें तो वो I2 डैश करंट फ्लो किस में से हो रही है, Z2 में से। तो Z2 प्रतिबाधा के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो एक सिरे पर तो पोटेंशियल है E2, और दूसरे सिरे पर पोटेंशियल है संधि बिंदु A पर EA। दोनों का डिफरेंस E2 माइनस EA अपॉन इम्पीडेंस Z2, ये वाला पार्ट। फिर माइनस I1 डबल डैश की वैल्यू निकालें तो इस Z1 के सिरों पर जो पोटेंशियल है वो A सिरे पर तो EA है और दूसरे सिरे पर 0 है, तो EA माइनस 0 अपॉन Z1। फिर माइनस I3 है, तो I3 के सिरों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो दो पॉइंट है, एक तो A पॉइंट जिस पर पोटेंशियल है EA, और दूसरा पॉइंट है ये वाला जो कि सेल के जीरो पोटेंशियल से कनेक्ट है। डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा EA माइनस 0 अपॉन इम्पीडेंस Z3। इन सब का योग 0 होगा। इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है EA की, और वो वैल्यू आएगी सोल्व करने पर EA की वैल्यू आती है इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू ये इक्वेशन E2 Z1 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। हमें वैल्यू निकालनी थी करंट I1 डबल डैश की। करंट I1 डबल डैश की वैल्यू जो है वो है अपने पास I1 डबल डैश इज इक्वल टू I1 डबल डैश इज इक्वल टू EA माइनस 0 अपॉन
Z1। तो यहाँ पर इस EA की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। EA की वैल्यू में भाग किसका देना, डिवाइड किससे करना, Z1 से। तो Z1 से जब डिवाइड करोगे तो इक्वेशन आएगी अपने पास, इक्वेशन नंबर 5। ये आ गई I1 डबल डैश की वैल्यू। पहले हम I1 डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं। सोर्स E1 के कारण बहने वाली करंट किस में से, Z1 में से। और यहाँ हम करंट निकाल चुके हैं I1 डबल डैश सोर्स E2 के कारण बहने वाली करंट किस में से, Z1 में से। लेकिन कंडीशन क्या थी, जब E1 के कारण हमने करंट निकाली तो हमने सोर्स E2 को शॉर्ट कर दिया, लघुपतित कर दिया। और जब सोर्स E2 के कारण हमने करंट निकाली तो हमने सोर्स E1 को शॉर्ट कर दिया या लघुपतित कर दिया। दोनों करंट की वैल्यू आ गई। अब हमें अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करना है कि E1 के कारण Z1 से कितनी करंट फ्लो हुई थी, वो मानी थी हमने I1 डैश। और E2 के कारण कितनी करंट फ्लो हुई है, वो मानी है हमने I1 डबल डैश। उन दोनों का अगर योग कर दिया जाए तो वो योग किसके बराबर होना चाहिए, जो सबसे पहले हमने इक्वेशन निकाली थी करंट की वैल्यू I1 के तुल्य, वो थी अपनी इक्वेशन नंबर 3, ये वाली, इसके तुल्य आना चाहिए। अब जब इनका योग करते हैं तो योग करने पर इक्वेशन आएगी I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐड करने पर तो साइन प्लस का आना चाहिए था, लेकिन यह माइनस का क्यों आ रहा है। उसका रीज़न है कि यदि करंट I1 की डायरेक्शन हम देखें तो करंट I1 की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, इस दिशा में। और जब हम करंट I2 की I1 डबल डैश की डायरेक्शन देखें तो वो I1 डबल डैश की डायरेक्शन है, इसी स्लाइड पे है ये वाली, इस तरफ। I1 की डायरेक्शन क्या थी, इस तरफ। तो I1 डैश की डायरेक्शन तो है लेफ्ट टू राइट और I1 डबल डैश की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट होने की वजह से ये हो रहा तो एडिशन ही है, लेकिन विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ इक्वेशन 4 और 5 से I1 डैश माइनस I1 डबल डैश का मान रखें तो मान रखने पर अपने पास इक्वेशन आती है ये वाली। यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको देखें तो ये वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 3 के तुल्य, और वो इक्वेशन नंबर 3 के तुल्य होने पर वो राशि किसकी थी, समीकरण किसकी थी, करंट I1 की, इसकी। तो हमारे पास इक्वेशन आती है कि I1 डैश माइनस I1 डबल डैश इज इक्वल टू I1। यही स्टेटमेंट हमने दिया था। स्टेटमेंट क्या था कि 2 या 2 से अधिक वोल्टता स्रोत व रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में किसी प्रतिबाधा से बहने वाली करंट या I1 का मान प्रत्येक वोल्टता स्रोत के कारण कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही है उनके योग के तुल्य होगा। ये योग कर दिया, तुल्य होगा इज इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब बराबर है। कब, जबकि स्रोतों को उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो ये तो हुई अपनी अध्यारोपण थ्योरम। अगली प्रमेय जो है वह थेवेनिन प्रमेय, और इस प्रमेय को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।